सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, अपने YouTube चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम अपने पूर्व लेक्चर में एकांकी के तत्वों पर बातचीत कर रहे थे। एकांकी के तत्वों में जो अनिवार्य तत्व हैं उस पर हमने बात की, जिनमें कथानक या कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण और संवाद योजना। इन 3 बिंदुओं पर हम अब तक बात कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे बिंदु की। जो चौथा बिंदु है नंबर 4, उसको हम कह सकते हैं रंग निर्देशन। रंग निर्देशन यानी जो नाटक का जो मंचन किया जाता है रंगमंच पर, या फिर एकांकी का जो मंचन किया जाएगा रंगमंच पर, उसके निर्देशन करना, उसकी जो रंग निर्देशन की जो सहायता है, उससे एकांकीकार अपना जो मूल उद्देश्य है, जो अभीष्ट है वह, और उसकी रंगमंच की जो व्यवस्था है और पात्रों की जो रूप कल्पना है, इनका परिचय पाठक व निर्देशक दोनों को देता है। यानी पाठक को भी वो इस चीज़ का संकेत देता है और निर्देशक को भी देता है कि भाई आप इस तरह की व्यवस्था इसमें कीजिए, जिससे कि एकांकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से रंगमंच पर मंचित हो सके। घटना कब व कहाँ की है, इसकी जानकारी तथा घटना का पूर्व इतिहास भी रंग निर्देशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। घटना की जानकारी देना, ये सारी चीज़ें रंग निर्देशन के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती हैं। अभिनय यानी जो पात्रों के जो भाव, मुद्रा, भंगिमा आदि जो हैं वो अभिनय, और फिर वेशभूषा, देशकाल और वातावरण आदि की सूचना भी रंग निर्देश का इसमें विशेष महत्व होता है। इन सब चीज़ों में रंग निर्देशन यानी कहने का अर्थ ये है कि एक तरह से यहाँ पर भी हम संकलन तरह के एक भाग को यहाँ जोड़ सकते हैं, स्थान, समय और कार्य। यानी घटनाएं कब की हैं, कहाँ की हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उनकी वेशभूषा, देश काल और वातावरण के अनुरूप ही होनी चाहिए। तो ये सब हैं, ये पाठक के समक्ष दृश्य की कल्पना को साकार करते हैं। पाठक के समक्ष एक दृश्य बनता है, एक बिंब बन जाता है उस समय रंग निर्देशन के आधार पर, और पाठक उसमें खो जाता है, या जो दर्शक है वो उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि रंग निर्देशन है वो जो पाठक के समक्ष जो दृश्य की कल्पना है उसको साकार करता है, और जो निर्देशक के लिए जो मंचन होता है रंगमंच पर, उसके मंचन में भी वो सहायक सिद्ध होता है। इसलिए जो रंग निर्देशन है वो एकांकी के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके बाद नंबर 5, भाषा और शैली। देखिए, भाषा शैली के विषय में मैं एक सामान्य जानकारी दे दूं। कोई भी साहित्य हो, उसकी भाषा इस तरह की होनी चाहिए जो आम जनता के समझ आए, और जब ऐसी बात होती है तो वो जो साहित्य रचा जाता है वह साहित्य, उसका पठन पाठन ज़्यादा होता है और उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। इसलिए जो भाषा है वह विषय और प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए। जैसा विषय है वह उसी प्रकार के प्रसंग के आधार पर भाषा का चयन किया जाना चाहिए। शब्द चयन के प्रति एकांकीकार को सजग रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए पात्र के अनुसार ही भाषा का प्रयोग स्वाभाविकता को बढ़ाता है।
यानी पात्र के अनुसार भाषा का प्रयोग नहीं हुआ तो वहाँ एकांकीकार को हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है, इसलिए पात्र अनुसार भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। शब्द चयन व वाक्य विन्यास ऐसा होना चाहिए जो संवादों में नाटकीयता की सृष्टि कर सके, कथानक को रोचक बना सके। यानी संवादों में नाटकीयता हो, उतार चढ़ाव होना चाहिए उसमें। कहने का अर्थ ये है कि उसमें बोरियत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी उबाऊपन नहीं होना चाहिए, जिससे कि कथानक रोचक बना रहे। एकांकीकार यथार्थवादी, प्रतीकात्मक, काव्यात्मक इत्यादि अनेक शैलियों में रचना कर सकता है। यथार्थवादी बिल्कुल यथार्थ, एकदम सच्चाई जिसमें परोसी जाती है। प्रतीकात्मक यानी किसी चीज़ को का प्रतीक बनाकर उस समस्या को उठाया जाए और सामान्य जो मूल जो उसका अर्थ है उस तरह से उसको ना प्रेषित कर प्रतीकों के रूप में उसको बताया जाए। और काव्यात्मक आदि शैलियों में इसकी जो रचना है वो की जा सकती है, क्योंकि रंगमंच पर प्रस्तुत की जाने वाली एकांकी व रेडियो पर प्रसारित की जाने वाली एकांकी एक ही शैली में नहीं लिखी जा सकती। जब हम रेडियो पर प्रसारित होने वाली जो एकांकी है उसका श्रवण करते हैं, उसको सुनते हैं, तो हमें उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सोच के और उसका बिंब दिमाग में बनाना पड़ता है, उसकी एक इमेज बनती है, उसका चित्र बनता है, उसका खाका बनता है, और उसी हिसाब से उस एकांकी की रचना की जाती है और उस हिसाब से उसकी भाषा शैली होनी चाहिए। इसलिए माध्यम के अनुरूप ही एकांकी लेखन की शैली अपने आप प्रभावित हो जाती है कि किस तरह का माध्यम है, दृश्य माध्यम है या श्रव्य माध्यम है। दृश्य माध्यम है तो दूसरे हिसाब से, और श्रव्य माध्यम है तो उसमें शब्दों को और भी सरलता से पेश किया जाता है, जिससे कि उन शब्दों का एक चित्र बनता चला जाए। यानी कह सकते हैं कि एकांकीकार को शैली का स्वरूप निर्धारण, अर्थात जो माध्यम है वो रेडियो है या रंगमंच पर उसे मंचित करना है या फिर नुक्कड़ पर उसे मंचित करना है, इसके अनुसार ही करनी चाहिए। यानी जैसा एकांकी का माध्यम है उसके अनुसार ही उसकी भाषा और उसकी शैली निर्धारित होनी चाहिए। तो ये हुई भाषा और शैली की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अभिनय की, या अभिनेता भी हम इसको कह सकते हैं, इसको रंगमंचीयता भी कह सकते हैं, नाटकीयता भी कह सकते हैं। यानी जो अभिनेता है वो एकांकी की कसौटी होती है। यानी एकांकी में यदि अभिनय रंगमंच पर प्रखर रूप से, प्रभावी रूप से नहीं हो पाया तो कितनी ही अच्छी एकांकी लिखी गई हो, उस एकांकी का जो मूल उद्देश्य है, जो मनोरंजन करना होता है या फिर कोई शिक्षा देना होता है, उस उद्देश्य से वो परे हो जाती है। इसलिए अभिनेता है, नाटकीयता है, या जो हम उसको कह सकते हैं कि रंगमंचीयता है, वो एकांकी की कसौटी है। अभिनयशील संवादों के साथ उपयुक्त गति और नाटकीयता होनी चाहिए। यानी संवादों के साथ उपयुक्त गति और नाटकीयता होनी चाहिए। उसमें गति कभी सामान्य और कभी प्रखर होनी चाहिए उसकी, जिससे कि उसमें नाटकीयता बनी रहे। प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने इस बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि नाटकीयता, आकस्मिकता अभिनय में बड़ी सहायक होती है। अचानक से एकदम से कोई ऐसी बात आ जाए, ऐसा दृश्य या ऐसा अभिनय एकदम से अभिनेता कर दे जिससे कि पाठक या दर्शक हैं वो या श्रोता हैं वो एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाएं और उनका जो कौतूहल है, जो अचरज है, वो अचंभा है, वो बना रहे अंत तक। तो इसमें दर्शक अचानक उल्लास से उछल पड़ता है एकदम से कि ओहो क्या हो गया और क्या होने वाला है, रोमांच से फूल जाता है, कौतूहल से चकित हो जाता है एकदम से, और आशातीत प्रसन्नता में डूब जाता है। जिस आशा को, जिस उम्मीद को लेकर वो उस एकांकी
को देखने जाता है और उसे लगभग वैसी ही स्थिति वहाँ बनती हुई लगती है, तो वह उसी प्रसन्नता में डूब जाता है। तो कह सकते हैं कि अभिनय में यह क्षमता होती है और सटीक संवाद अभिनय में प्राणों का संचार करते हैं। जो सटीक संवाद है वो अभिनय जो अभिनेता द्वारा किया जाता है उसमें प्राणों का संचार कर देते हैं। यानी मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं समझाऊं तो कह सकते हैं कि अभिनेता है वो संवादों के माध्यम से उस चरित्र को जी लेता है, खुद उसमें डूब जाता है। दर्शकों को, पाठकों को, श्रोताओं को ऐसा लगता है जैसे वो पात्र स्वयं वहाँ प्रकट हो गया हो। तो इस तरह से जो अभिनय है वो एक अभिनेता द्वारा किया जाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं देश काल एवं वातावरण की। देखिए, जिस प्रकार की एकांकी है, जिस प्रकार की एकांकी का कथानक है, उसी हिसाब से, उसी प्रकार से उस एकांकी का देश काल और वातावरण होना चाहिए। एकांकीकार को यह देखना चाहिए कि वो एकांकी ऐतिहासिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, या फिर किसी ज्वलंत विषय को लेकर लिखी गई है, या फिर नारी से संबंधित किसी समस्या को लेकर लिखी गई है। तो उस जिस प्रकार का कथानक है उसी प्रकार का उसका देश काल और वातावरण वहाँ रखा जाना चाहिए। यदि इस तरह की संगति एकांकी में बनती है तो वह एकांकी श्रेष्ठ एकांकी के रूप में मानी जाती है। और यहाँ पर हम एक बार फिर से संकलन त्रय का जिक्र करना चाहेंगे कि जिस तरह का जैसा देश वैसा वेश, यानी जिस तरह का पात्र या जिस तरह का कथानक और वैसा ही अभिनय, वैसा ही वहाँ पर अभिनय नहीं होगा तो एकांकीकार को हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है। इसलिए जैसा कथानक वैसा ही उसका देश काल और वातावरण होना चाहिए। आगे अंतिम नंबर 8 जिसको हम कह सकते हैं उद्देश्य। देखिए, कोई भी रचना हो साहित्य की, वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर रची जाती है। और एकांकी का भी, एकांकीकार कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर उसकी रचना करता है। तो मूलतः एकांकी का जो उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन करना, कि जिससे कि दर्शकों का मनोरंजन हो। लेकिन साथ ही वह किसी एक शिक्षा को लेकर कि भाई कोई एक शिक्षा, मुझे एक संदेश देना है, ऐसा संदेश को लेकर भी अपना एक उद्देश्य लेकर चलता है कि जिससे मेरे एकांकी दर्शक पाठकों तक जाएगी तो वो मैसेज, वो संदेश मैं प्रेषित कर पाऊँगा। तो हम कह सकते हैं कि हर रचना के मूल में कोई न कोई एक उद्देश्य अवश्य ही होता है, क्योंकि जो निरुद्देश्य रचना है वो साहित्य की श्रेणी में मानी ही नहीं जा सकती। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है वो साहित्य नहीं है। एकांकीकार संघर्ष की सृष्टि कर अपना अभिप्रेत व्यंजित करता है, यानी वो अपने आप देख लेता है कि मेरी जो एकांकी है उसमें कथानक किस तरह का है, मैंने क्या उद्देश्य लेकर, मतलब मैंने किस चीज़ को देखकर उस एकांकी की रचना की है, तो वो सारी चीज़ उसमें वो व्यक्त कर देता है। इसलिए यह संघर्ष दो विरोधी पात्रों अथवा व्यक्तियों के मन की स्थिति, परस्पर दो विरोधी भावों का भी हो सकता है। यानी दो सामाजिक व्यक्ति, दो विरोधी पात्र, इन दोनों के मन में क्या उथल पुथल चल रही है, क्या द्वंद्व चल रहा है, इसको दर्शाना एकांकीकार का उद्देश्य होता है। जो एकांकी में द्वंद्व की सृष्टि कर उसे गति प्रदान करता है, धीरे धीरे वो द्वंद्व आगे बढ़ता है। यह मानसिक उद्वेलन के साथ दर्शक व पाठक को विचार मंथन हेतु प्रेरित करता है। ये जो मानसिक उद्वेलन है, जो आलोड़न विलोड़न है, जो उथल पुथल है,
उसमें दर्शक भी साथ में जुड़ता है और वो सोचता है कि ये पात्र सही बात कह रहा है या दूसरा जो उस पात्र है वो सही कह रहा है। तो इस तरह से जो पाठकों का भी जो विचार मंथन है वो इस एकांकी को आगे गति प्रदान करने में सहायक होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकांकीकार अपने उद्देश्य के साथ एकांकी का सृजन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एकांकी बिना उद्देश्य के रची नहीं जा सकती। उसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, साथ ही वह अपने द्वितीयक उद्देश्य यानी किसी न किसी शिक्षा को, किसी न किसी समस्या को लेकर उठाया गया उनका कथानक होता है, जिसके माध्यम से वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। तो इस तरह से एकांकी के तत्वों की आज की जो कक्षा है वो समाप्त होती है। BA द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए ये बड़ा प्रश्न है 20 अंकों का। तो आप इसके नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से सुनिए, पढ़िए, देखिए और परीक्षा में जाने से पहले इसको अवश्य दोहरा के जाएं। तो आज की कक्षा में इतना ही। बाकी हम ऐसे ही आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरा नया वीडियो अपलोड होता ही आपके सामने ये फ्लैश होएगा और दिखेगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।